अमर नायक को यूं ही मुंबई का रावण नहीं कहा जाता था। वो बहुत ही शातिर और ताकतवर इंसान था। उसके पास उस दौर में लगभग 2000 शूटर्स की फौज थी, जिनमें से कई तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। अमर नायक के संबंध उस दौर में श्रीलंका में सक्रिय रहे आतंकवादी संगठन LTTE से भी रहे और LTTE के जरिए ही उसे उस समय के अत्याधुनिक हथियार मिल जाते थे, जिनका इस्तेमाल वो मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपने लोगों के खिलाफ किया करता था। अमर नायक ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कांड किए जिसकी वजह से कॉर्पोरेट माफिया और पॉलिटिकल लॉबी उसके खिलाफ हो गई और फाइनली पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को एक टारगेट और मिल गया। आइए जानते हैं अमर नायक की कंप्लीट इनसाइड स्टोरी। 80 के दशक में दादर सब्जी मंडी में हर दिन करोड़ों रुपयों का व्यापार होता था और इसी सब्जी मंडी में पोट्या गैंग अपनी दादागिरी चलाता था। व्यापारियों से हफ्ता वसूली का काम करता था। इस सब्जी मंडी में मारुति राव नायक की दुकान थी, जिस पर उनका बेटा अजीत बैठा करता था। वो अपने पिता के धंधे को संभाल रहा था। सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो इसी सब्जी मंडी में दिन रात मेहनत करता था। अजीत के अलावा अमर और अश्विन इसके 2 भाई थे। अमर भी इसी दुकान पर आकर अपने भाई का हाथ बटाता था। भाइयों के अलावा उनकी एक बहन भी थी। आपको बता दें कि इन सभी भाई बहनों में सबसे छोटा अश्विन एक सिविल इंजीनियर था। जैसा कि हमने आपको बताया कि पोट्या गैंग इस सब्जी मंडी में हफ्ता वसूली किया करती थी और व्यापारी भी उसे हफ्ता दे दिया करते थे। एक बार अजीत की दुकान पर अमर बैठा हुआ था और जब पोट्या गैंग के लोग हफ्ता वसूली के लिए आए तो अमर ने पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद इनका अच्छा खासा झगड़ा हुआ और अमर ने अकेले ही पोट्या गैंग के सभी लोगों को सबक सिखा दिया। पहली बार पोट्या गैंग के लोगों को किसी ने पीटा था। दादर सब्जी मंडी में अब अमर के नाम का डंका बजने लगा। इधर पोट्या गैंग भी शांत नहीं बैठा। अमर नायक को सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसके छोटे भाई अश्विन को किडनैप किया और फिर अश्विन को छोड़ने के बदले में किडनैपर्स ने अमर को अपनी बताई हुई जगह पर आने के लिए कहा। अमर अभी उनकी बताई हुई जगह पर जाने की तैयारी ही कर रहा था कि अश्विन किसी तरीके से उनकी कैद से छूटकर अश्विन वहां से भाग गया और घर आ गया। आगे चलकर अमर नायक ने पोट्या गैंग से उसके तमाम इलाके ले लिए और उसकी जगह वो काम करने लगा। बेसिकली दादर, चिंचपोकली, परेल जैसे इलाकों में अवैध शराब का धंधा, जुए सट्टे का काम करने वाले लोगों को अमर नायक ने डराकर उनसे पैसे वसूलना शुरू किया। अमर नायक के लड़के अपने हाथों में तलवार लेकर इन लोगों के पास पहुंचते थे, धमकाते थे और फिर पैसा वसूल करते थे। इसकी वजह से पोट्या गैंग पूरी तरह से साइडलाइन हो गई। अब अमर नायक दूसरे इलाकों में भी अपने पैर पसारने लगा था। दूसरी तरफ भाई खला में अरुण गवली का गैंग उभर रहा था। अब अमर नायक की अरुण गवली गैंग से सीधी टक्कर हुआ करती थी, पर अमर को हथियारों के लिए पैसों की आवश्यकता थी। इसीलिए उसने एक लोकल गुंडे राम भट्ट को अपने साथ मिलाया। इसके साथ ही उसका संपर्क गुजरात के पठान गैंग से हुआ और उसके संपर्क में आने के बाद उसने मुंबई में ड्रग्स का धंधा भी शुरू किया। ड्रग्स के धंधे में इसे जबरदस्त फायदा हुआ। आगे चलकर अमर नायक ने दूसरे इलाके के व्यापारियों से भी हफ्ता वसूली शुरू कर दी। प्रभादेवी इलाके में वालजी पालजी भाई का राज चलता था। अमर नायक ने इनसे हाथ मिलाया और अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया। साल 1985 में दादर से शिवसेना का कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हुआ तो अमर नायक ने पैसे लेकर अपने सपोर्ट से एक पारसी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। अमर नायक के डर से शिवसेना की वहां पर ना तो कोई सभा हुई और ना ही कोई प्रचार प्रसार, ना ही कोई वोटिंग हुई। इसके बावजूद शिवसेना का कैंडिडेट जीत गया था। आगे चलकर अमर नायक भी मुंबई में सबसे बड़ा डॉन बनने की रेस में शामिल हो गया। उस समय दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली जैसे बहुत सारे लोग मुंबई का नंबर 1 डॉन बनने के सपने देख रहे थे। हालांकि इसके बावजूद भी अमर नायक का एक बड़ा नेटवर्क अंडरवर्ल्ड में एस्टैब्लिश हो गया था। अमर की गैंग में लगभग 1800 से 2000 लोग शामिल थे। अमर ने अपनी गैंग में इंटरनेशनल लेवल के खतरनाक हथियारों को ले रखा था। इन खतरनाक हथियारों को हासिल करने के लिए अमर नायक ने अपने संबंध LTTE से बनाए। आपको बता दें, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE एक खतरनाक आतंकवादी संगठन था जो श्रीलंका में एक्टिव था। श्रीलंका की सरकार से वहां रहने वाले तमिल समुदाय के लोग अपने लिए सेपरेट ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे। हालांकि आगे चलकर सरकार ने LTTE को अपनी सेना की मदद से कुचल दिया था। अमर नायक का एक दाहिना हाथ हुआ करता था जिसका नाम था अब्बू जट्टार। अरुण गवली इस आदमी से खास तौर से खौफ खाए रहता था क्योंकि ये आदमी बहुत ही खतरनाक था। ये ज्यादा फेमस नहीं था, ना ही इसके काम को फेमस किया गया। इसकी डील डोल काफी अधिक थी। बहुत ही ताकतवर आदमी था ये।
इसने उस दौर में अपने ही घर में जिम खोल कर रखा था। ये महाराष्ट्र के कोंकण से आता था। इसका असली नाम दिनेश जट्टार था। मुंबई से गोवा की तरफ जाने पर गोवा के नजदीक कनकावली नाम की जगह पड़ती है। दिनेश जट्टार वहीं से आता था। मुंबई आने के बाद यहाँ के ताड़देव इलाके में पड़ने वाली जर्मन चाल को उसने अपना अड्डा बनाया। अब जर्मन चाल का नाम दर्शन जर्मन अपार्टमेंट कर दिया गया। 300 स्क्वायर फीट के घर वहाँ के लोगों को दे दिए गए हैं। इनमें से 2 घर दिनेश जट्टार की फैमिली को भी दिए गए। इसके साथ एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गेंडिया मामा। इस व्यक्ति की बॉडी फिजिक कुछ ऐसी थी, इसे देखकर गैंडे की याद आती थी और इसीलिए इसका नाम गेंडिया मामा रखा गया था। आपको बता दें कि दिनेश जट्टार भी वो व्यक्ति था जो इस पूरे इलाके से अवैध वसूली करता था और अमर नायक को सारा पैसा ले जाकर देता था। पूरी ईमानदारी से दिनेश अपना काम किया करता था और यही वजह है कि अमर नायक उस पर काफी भरोसा करता था। अमर जब भी देश से बाहर होता था उस समय उसका पूरा काम दिनेश ही संभालता था। यहाँ तक कि लड़कों को सैलरी देना, वसूली का हिसाब किताब रखना, ये सारा काम दिनेश जट्टार काफी ईमानदारी और मेहनत से करता था। अब्बू जट्टार या दिनेश जट्टार अरुण गवली की आंख में केवल खटकता ही नहीं था बल्कि वो उसके दिल में दहशत का पर्याय भी बन चुका था। इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से फंसाना पॉसिबल नहीं था। अक्सर व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलतियां कर देता है और दिनेश ने भी कुछ ऐसे ही गलती कर दी थी और गवली के शूटर उसका गेम बजाने के लिए मौके की तलाश में थे। दिनेश जट्टार ने एक दिन उसे ये मौका दे ही दिया। फाइनली दिनेश जट्टार का काम तमाम हो गया और यहाँ से अमर नायक के मन में अरुण गवली के लिए नफरत और बदले की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई। अमर का भाई अजीत अब शिवसेना में सक्रिय था और वो अभी भी सब्जी बेचने का ही काम कर रहा था, जबकि सबसे छोटा भाई अश्विन एक हाईली क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर था। उसने गुजराती लड़की नीति से शादी की और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। उसका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो अमर नायक का भाई था, इसीलिए वो छोटा राजन के निशाने पर आ गया। और एक बार जब वो अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आया तो वेस्टर्न हाईवे पर उसकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बौछार हुई। इस दौरान अश्विन और उसकी पत्नी तो बच गए, लेकिन अब नीता ने सब्र खो दिया था। उसने अब अश्विन को प्रेशर किया कि वो अपने भाई की गैंग को ज्वाइन करे और अश्विन ने भी उसकी बात को मान लिया। अश्विन अब अमर की गैंग में था। उसने अपने ससुर हीरालाल जेठवा के साथ मिलकर हवाला का काम शुरू किया। हरिलाल जेठवा पहले से ही इस काम को किया करता था। अब इसकी कमाई कई गुना बढ़ गई और इससे अरुण गवली को जबरदस्त मिर्ची लगी। उसने हरिलाल जेठवा को मारने के लिए तान्या कोहली को ऑर्डर किया और तान्या कोहली ने 22 मई 1993 को हरिलाल जेठवा को मार दिया। अमर नायक के ना चाहते हुए भी अश्विन ने तान्या कोहली को मारने का फैसला कर लिया। तान्या को पुलिस ने अमरावती की जेल में रखा था। 17 सितंबर को मुंबई पुलिस विदर्भ एक्सप्रेस से तानाजी कोहली और तान्या को अमरावती लाने की तैयारी कर रही थी। उसकी पेशी की अगली तारीख दी जा चुकी थी और वो तारीख थी 1 अक्टूबर। उसे वापस अमरावती जेल ले जाने की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर दिलीप नीरापुरे, हेड कांस्टेबल भाटकर, कांस्टेबल मानकर पर थी। इन्होंने तान्या को विदर्भ एक्सप्रेस के लगेज डिब्बे में बिठाया और उसकी हथकड़ी को खिड़की के साथ बांध दिया। अश्विन ने अपने शूटर तैनात कर दिए और कल्याण स्टेशन पर तान्या कोहली का गेम बजाना तय हो गया, क्योंकि विदर्भ एक्सप्रेस कल्याण स्टेशन पर रात के 9 बजे पहुंचती थी। ये काफी भीड़ भाड़ वाला स्टेशन था। अश्विन ने सोचा कि यहाँ पर तान्या कोहली को टपकाकर शूटर्स के लिए भागना आसान होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ट्रेन की खिड़की से दोनों हाथ बंधे होने के कारण तान्या कोहली कुछ करने की कंडीशन में नहीं था। तान्या कोहली को गोलियों से छलनी करने के बाद जब ये लोग भाग रहे थे, इस दौरान इंस्पेक्टर दिलीप नीरापुरे और रेल पुलिस ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। तान्या को पहरा दे रहे पुलिस के दोनों कांस्टेबल इस हमले में घायल हो गए। तान्या कोहली की हत्या के आरोप में नीलेश असगांवकर और उसके साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अश्विन को भी गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। इधर अरुण गवली को भरोसा नहीं हो रहा था कि अश्विन तान्या कोहली को मारने का काम कर सकता है। अब उसने नई गैंग को खत्म करने का ठेका अपने भरोसेमंद साथी सदा मामा यानी सदा पावले को दिया। मुंबई के ग्रैंड रोड पर मौजूद शीतल स्टोर का मालिक बाबू भाई शाह अमर नायक के फाइनेंसर्स में से एक था। अरुण गवली ने सदा पावले के जरिए उसके संदेश भिजवाया कि वो दगड़ी चाल आकर उससे मिले, लेकिन मालिक बाबू भाई शाह अरुण गवली से मिलने के लिए नहीं गया और उसके न्योते को ठुकरा देता है। दरअसल अरुण गवली शाह को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे अमर नायक से दूर करना चाहता था। लेकिन शाह के मना करने के बाद 6 मार्च 1994 को सदा पावले ने अपने साथियों के साथ मिलकर शाह को मौत के घाट उतार दिया।
इसकी वजह से अमर नायक गैंग की फाइनेंशियल कंडीशन अब खराब हो गई। इतना ही नहीं, मलिक बाबू भाई शाह का बेटा वीरेंद्र शाह अब तगड़ी चाल चला गया। उसने अरुण गवली को 25 लाख रुपए दिए और अब वो अरुण गवली के इशारों पर काम करने लगा। इधर अमर नायक का खौफ व्यापारियों में कम होने लगा। किसी भी काम के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबसे बड़ी जरूरत होती है और अगर उसी पर अटैक किया जाए तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। अमर नायक ने अब अरुण गवली को काउंटर करने के लिए इसी पैतरे का सहारा लिया। आपको बता दें कि अरुण गवली के इलाके में खटाऊ कपड़ा मिल मौजूद थी। इसी कपड़ा मिल का मालिक था सुमित खटाऊ, जो अरुण गवली को हफ्ता दिया करता था। लेकिन बीते कुछ समय से सुमित की मिल के 5700 मजदूर हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से उसे हर महीने 56 करोड़ रुपयों का घाटा हो रहा था। आपको बता दें कि ये कपड़ा मिल 50,000 स्क्वायर वर्ग मीटर जमीन में फैली थी। सुमित ने सोचा कि अगर वो इस जमीन को बेच दे तो किसी दूसरी जगह नई मिल खड़ी कर सकता है। बस इसी इरादे को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कोर्ट चला गया। कोर्ट से उसे जमीन को बेचने की परमिशन तो मिल गई, लेकिन कोर्ट ने इस बात की शर्त लगा दी कि जमीन को बेचने से पहले मजदूर संघ के अध्यक्ष की कंसर्न ली जाए। और यहीं पर पेच फंस गया। उस समय मजदूरों के यूनियन को लीड कर रहे थे हरिभाऊ नायक। उनके पास जब खटाऊ कपड़ा मिल की जमीन को बेचने का प्रपोजल आया तो उसमें इन्होंने देखा कि इसमें मजदूरों के लिए कोई भी ठोस बेनिफिट नहीं है। उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद सुमित अरुण गवली के पास गया और उसने 3 करोड़ रुपए उसे दिए। इसके साथ ही जमीन को बेचने के बाद मिलने वाली रकम का 10% भी ऑफर किया और कहा कि मजदूरों से इस जमीन को बेचने के लिए परमिशन लाना तुम्हारा काम है। अरुण गवली ने अपनी तिगड़मी पॉलिटिकल माइंड यूज किया। उसने मजदूर संघ के अध्यक्ष पद से हरिभाऊ नायक को हटाकर वहां पर अपना आदमी बैठाने का प्लान तैयार किया, ताकि इस प्रपोजल पर आसानी से मजदूर संघ के अध्यक्ष की कंसर्न ली जा सके। अरुण गवली ने शंकर राव जाधव को मजदूर संघ का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया और इसी समय ये बात अमर नायक को पता लग गई। वो समझ गया कि अगर ये काम हो गया तो अरुण गवली के पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। इसीलिए अमर नायक ने सुमित खटाऊ को टपकाने का प्लान बना लिया। अरुण गवली गैंग में अमर नायक के खबरी मौजूद थे और अमर नायक की गैंग में भी अरुण गवली के खबरी मौजूद थे, जो इधर की खबर उधर और उधर की खबर इधर देते रहते थे। अरुण गवली पुणे की येरवड़ा जेल में था। उसे खबर लगी कि अमर नायक सुमित खटाऊ का गेम बजाने वाला है। तब उसने सदा मामा से कहा कि अमर नायक का इलाज करना अब जरूरी हो गया है। उस समय अमर नायक गैंग को मुंबई में उसका छोटा भाई अश्विन नायक ऑपरेट कर रहा था। सदा मामा ने अश्विन को ही टारगेट बनाया। तान्या कोहली की मौत के बाद अश्विन नायक को कल्याण की आधार बड़ी जेल में रखा गया। 18 अप्रैल 1994 को अश्विन नायक की कोर्ट में पेशी थी। उसे कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन सदा मामा ने अपने 2 लोगों रविंद्र सावंत और नागेश मोहिते को अश्विन का गेम बजाने के लिए पहले ही वकील के भेष में अदालत के अंदर पहुंचा दिया। अदालत में अश्विन को पेश किया गया। सुनवाई तो पूरी हो गई और जब पुलिस उसे लेकर चलने लगी तो उसी समय रविंद्र ने अश्विन पर गोली चला दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया। गोली अश्विन की गर्दन में लगी। पुलिस ने जब क्रॉस फायरिंग की तो रविंद्र को गोली लगी और वो वहीं गिर गया, जबकि दूसरी तरफ उसके साथ आया नागेश मोहिते वहां से बचकर भागने में कामयाब रहा। वो भागकर सीधा सदा मामा के पास पहुंचा। अश्विन को गोली लगने की खबर अमर नायक को लगी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने फाइनली सुमित की मौत के डेथ वारंट पर साइन कर दिया। ये घटना 7 मई 1994 की है, जब सुमित खटाऊ अपनी सफेद रंग की मर्सिडीज में बैठकर जा रहा था। उसकी गाड़ी रेस कोर्स के पास महालक्ष्मी के नजदीक रेलवे क्रॉसिंग पर रुकी। उसी समय बाइक पर कुछ लोग आए। उन्होंने सबसे पहले हथौड़े से कार की विंडशील्ड को तोड़ा और फिर बाकायदा बंदूक की नाल को कार के अंदर करके लगातार फायरिंग करने लगे। अमर नायक ने इस काम की जिम्मेदारी दिनेश मिठवावकर को और उस्मान फकीरा को दी थी। गोलियों की बौछार ने सुमित के ड्राइवर के साथ साथ सुमित खटाऊ को भी अपनी चपेट में ले लिया। फिर भी ड्राइवर ने गाड़ी को नायर हॉस्पिटल की तरफ मोड़ा, लेकिन सुमित को लगी गोलियों ने रास्ते में ही उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। सुमित खटाऊ की मौत ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खलबली मचा दी। सुमित की पत्नी ने अपने पति के हत्यारे के ऊपर अनऑफिशियली 5 करोड़ का इनाम रखा, जो आगे चल करके उस दौर में 10 करोड़ में बदल गया। शासन प्रशासन अब हर कीमत पर अमर नायक को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। अमर नायक को न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेदारी उस समय के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर को दी गई। विजय ने अपने इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क एक्टिव किया। आगे चलकर उनको ये जानकारी मिली कि 10 अगस्त 1996 को अमर नायक मिदनापुर में आने वाला है। पुलिस ने अमर नायक के स्वागत का पूरा इंतजाम कर लिया था। विजय सालस्कर
अमर नायक का गेम बजाने का इरादा बनकर आए थे। अमर नायक अंडरवर्ल्ड का वो डॉन था जिसने कि फॉरेन में जाकर अपना चेहरा ही बदल दिया था। उसे नए चेहरे के साथ मुंबई में किसी ने नहीं देखा था। पुलिस भी उसे नहीं पहचानती थी। पुलिस के पास उसका कोई स्केच भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। पुलिस की टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने टारगेट का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बज रहे थे तभी एक फिएट कार उस इलाके में आई। कार के रुकने और उसमें से किसी के उतरने का इंतजार करते रहे। कार अपनी तय जगह पर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। उस आदमी को देखकर यह कंफर्म नहीं हो रहा था कि यही व्यक्ति अमर नायक है या फिर कोई और। ऐसी सिचुएशन में एक पुलिस वाले ने दूर से ही उस व्यक्ति की तरफ अंधेरे में तीर छोड़ा। उसने उस व्यक्ति को सीधे आवाज दी और कहा, अरे अमर, तू यहां कैसे? अमर ने अनजाने में ही अनजान व्यक्ति की तरफ से फेंका गया ये उड़ता हुआ तीर ले लिया। वो उस व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ दूर बढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि सामने वाला तो पुलिस वाला है। अमर पलटकर भागने लगा और पुलिस वालों पर फायरिंग भी करने लगा। पुलिस की गाड़ी में बैठे विजय सालस्कर उसका पीछा करने लगे। पुलिस अमर नायक को सरेंडर कर देने की कॉल दे रही थी, मगर अमर नायक पुलिस का मुकाबला कर रहा था। पुलिस की गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ी। विजय सालस्कर गाड़ी से कूदकर अमर नायक की तरफ आगे बढ़ा और फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हो रही थी। फाइनली पुलिस की गोली अमर नायक के पैरों को निशाना बनाकर चली, लेकिन वो गोली उसके पीठ में लगी और वो घायल होकर गिर गया। अमर ने एक बार फिर पुलिस से बचकर भागने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि उसे भागता हुआ देखकर पुलिस ने फिर फायरिंग की और फाइनली अमर नायक का गेम ओवर हुआ। तो ये थी अंडरवर्ल्ड डॉन अमर नायक की कंप्लीट स्टोरी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।